हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम विलियम शेक्सपियर के फेमस ट्रेजेडी कोरियोलैनिस को डिस्कस कर रहे हैं और इस प्ले के कैरेक्टर समरी और एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो ये जो प्ले था उसे विलियम शेक्सपियर ने 1605 और 1608 के बीच लिखा था और ये एक लेजेंडरी रोमन लीडर गायस मार्सियस कोरियोलैनिस की लाइफ पर बेस्ड है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रेजेडी है कोरियोलैनिस नाम के व्यक्ति के बारे में कि कैसे वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करता था, यानी काफी अमीर था। वो जो रोमन सोल्जर था कोरियोलैनिस, वो काफी अमीर था, लेकिन इसी अमीरी के कारण उसके अंदर एक घमंड आ गया था और वो रोम की आम जनता से नफरत करने लगा था और यही कारण बनता है उसकी डाउनफॉल का। और इसी की वजह से उसे रोम से निकाला भी गया और फाइनली उसकी मृत्यु भी हुई। तो चलिए अब हम लोग इस प्ले के कैरेक्टर्स को समझते हैं और उसके बाद फिर समरी और एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो एक रोमन जनरल होता है, सोल्जर होता है, जिसका नाम होता है कायस मार्टियस। और रोम की एक बार लड़ाई होती है वॉल्सियंस के साथ। तो वॉल्सियंस बेसिकली एक इटालियन ट्राइब थे, एक तरह के कबीले के लोग थे। और वो कोरियोलिस सिटी में रहा करते थे। तो कोरियोलिस शहर के लोगों को कायस मार्टियस ने हरा दिया था और इसीलिए उसका नाम पड़ गया था कोरियोलैनिस। तो ये जो कोरियोलैनिस था, ये काफी ब्रेव था, यानी काफी हिम्मती था और लोग उससे लड़ाई करने से घबराते थे और इसीलिए ये काफी ऑनरेबल था, इज्जतदार भी था। लेकिन इन्हीं सब खूबियों की वजह से उसमें बहुत ज्यादा प्राइड आ गई थी, उसमें बहुत ज्यादा घमंड आ गया था, इमेच्योरिटी भी आ गई थी और वो काफी हद तक इनफ्लेक्सिबल था, यानी वो टस से मस नहीं हुआ करता था, काफी स्टबन था। और इन्हीं फॉल्ट्स की वजह से वो रोम की लोअर क्लासेस से, यानी आम जनता से एक कंटेम्प्ट यानी नफरत करने लगा था और इसी वजह से उसे अपने नेटिव शहर से, रोम से निकाला गया। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है वोलमनिया, जो कि कोरियोलैनिस की माँ थी। वो एक रोमन नोबल वुमन है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्रूटस का, जो कि एक ट्रिब्यून है, एक ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसे आम लोगों ने, कॉमन जनता ने रोम की सेलेक्ट किया था। उन कॉमन लोगों को प्लेबियंस कहा गया है प्ले में। तो जो प्लेबियंस थे, जो आम जनता थी, उन लोगों ने ब्रूटस को सेलेक्ट किया था ताकि कोई भी उन्हें प्रॉब्लम होती है तो वो ब्रूटस के पास जा सकते हैं। तो एक तरीके से आम जनता का रिप्रेजेंटेटिव था ब्रूटस। और सिसिनियस है, वो भी ब्रूटस का ही एक साथी था, वो भी एक ऑफिशियल था और वो भी एक ट्रिब्यून है जिसे लोगों ने सेलेक्ट किया है। वो एक बहुत ही क्लेवर पॉलिटिशियन है और वो ब्रूटस का साथ देता है कोरियोलैनिस के खिलाफ जाने में। नेक्स्ट कैरेक्टर है टुलस ऑफिडियस, जो कि एक जनरल है वोल्सियंस का, यानी जो वोल्सियन ट्राइब है उनका जनरल है और इस तरीके से वो रोम का शत्रु है, वहां का दुश्मन है। अब चलिए हम लोग इस प्ले की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हम देखते हैं एंशियंट रोम में कि एक फेमाइन, भूखमरी की हालत हो गई है, सूखा पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसीलिए जो कॉमन लोग हैं, प्लेबियंस, वो कहते हैं कि अब हम डिसाइड करेंगे कि शहर में जो ग्रेन की सप्लाई होने वाली है, खाने पीने की जो सप्लाई होने वाली है, उसका क्या प्राइस होना चाहिए। तो इस तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और जो रूलिंग एरिस्टोक्रेसी यानी अमीर लोग होते हैं, जिन्हें पेट्रिशियंस कहा गया है, वो प्लेबियंस को हक देते हैं कि तुम अपनी ओर से 5 रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी 5 ऑफिसर्स को खड़ा करो, 5 ट्रिब्यून्स को, और फिर हम सुनेंगे कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो लेकिन ये जो बात है कि आम लोगों को अपना हक रखने के लिए ऑफिशियल्स सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है, ये जो बात है वो कायस मार्टियस को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जो कि एक प्राउड पेट्रिशियन सोल्जर है। तो वो एक अमीर सोल्जर है और बहुत घमंडी है, तो उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कॉमन लोगों को इतनी इज्जत या इतनी हमदर्दी क्यों दी जा रही है। तो उसके मन में लोअर क्लासेस के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत है। एट दिस टाइम वॉर ब्रेक्स आउट और इसी समय में एक लड़ाई होने लगती है। उनके बगल में ही जो एक दूसरा इटालियन ट्राइब था, वोल्सियंस, उनके साथ इन लोगों की लड़ाई होने लगती है।
और इस लड़ाई में जो उनका जो दुश्मन था वो था टुलस ऑफिडियस। तो टुलस ऑफिडियस की लड़ाई होने लगती है मार्टियस के साथ। तो एक तरफ टुलस ऑफिडियस है वॉल्सियंस का जनरल और दूसरी तरफ मार्टियस था। और इन द कैंपेन दैट फॉलोज, तो ये जो कैंपेन लड़ाई जो होती है इसमें वॉल्सियंस हार जाते हैं और रोम जो है वो इटालियन सिटी ऑफ कोरियलीस पे जो रोम है वो कब्जा कर लेता है और इसी वजह से मार्टियस का तब से नाम पड़ जाता है कोरियोलैनस। उसके बाद जब वो रोम लौट कर आता है तो कोरियोलैनस का सब लोग स्वागत करते हैं और उसके बाद जो सीनेट के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि हमें इसे कॉन्सूल बना देना चाहिए, यानी एक बहुत बड़ा हमें इसे एक ऑफिसर बना देना चाहिए। इन ऑर्डर टू गेन दिस ऑफिस हाउएवर ही मस्ट गो आउट एंड प्लीड फॉर द वोट्स ऑफ द प्लेबियंस। लेकिन ये ऑफिसर बनाए जाने के लिए उसे आम जनता के पास जाना था ताकि आम जनता उसे वोट दे। मतलब जब तक आम जनता उसे वोट नहीं देगी तब तक वो कॉन्सुल नहीं बन सकता। इसीलिए वो उनके पास जाता है लेकिन उसे बहुत रिलक्टेंट महसूस होता है। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसे आम जनता के पास जाना होगा। एट फर्स्ट द कॉमन पीपल अग्री टू गिव हिम देयर वोट्स। तो पहले तो आम लोग राजी हो जाते हैं उसे वोट देने के लिए, लेकिन बाद में अपना फैसला वो लोग तब बदल लेते हैं जब दो ट्रिब्यून्स यानी दो ऑफिसर्स ब्रूटस और सिसिनियस लोगों को बताते हैं, आम लोगों को, कि कैसे ये जो कोरियोलॉनस है वो तुम लोगों का दुश्मन है, तुम्हारा कुछ भला नहीं चाहता। और इसी तरीके से वो भड़काते हैं लोगों को और लोग जो हैं वो ब्रूटस और सिसिनियस की बातों में आ जाते हैं। तो ब्रूटस और सिसिनियस लोगों को भड़काते हैं और इस वजह से जो कोरियोलानस है उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद फिर वो पॉपुलर रूल यानी जो भी सरकार वहां पर चल रही थी रोम में उसके खिलाफ बहुत कुछ बोलता है। इसी वजह से ब्रूटस और सिसिनियस को मौका मिल जाता है और वो एक देशद्रोही करार दे देते हैं। वो कहते हैं कि ये कोरियोलानस जो है वो तो एक देशद्रोही बन चुका है, ट्रेटर बन चुका है और इसीलिए यहाँ से इसे निकाल देना चाहिए। और इस तरीके से कोरियोलानस को रोम से निकाल दिया जाता है, एग्जाइल हो जाती है उसे, देशद्रोह के आरोप में उसे रोम से निकाल दिया जाता है। और अब उसके मन में बहुत ही क्रोध भर जाता है, गुस्सा भर जाता है और रिवेंज की भावना आ जाती है कि अब वो बदला लेगा और इसीलिए वो वॉल्सियन एनिमी ऑफिडियस के पास जाता है, जिनसे लड़ाई की थी उन्हीं के पास जाता है और ओफिडियस के पास जाता है वो एंटियम शहर में और उसके साथ शांति कर लेता है। और जब ओफिडियस बताता है कोरोलियनस को कि वो रोम के ऊपर फिर से एक नई लड़ाई करने वाला है, तब कोरियोलिनस इसके लिए तैयार हो जाता है और वो लोग दोनों मिलकर रोम पर हमला करेंगे, ऐसा वो लोग सोच लेते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम में ओफिडियस को ऐसा लगने लगता है कि ये जो इसका नया दोस्त है उसकी परछाई के पीछे वो छुप जाएगा, क्योंकि कोरियोलानस ओफिडियस से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। देयर आर्मी प्रोसीड्स टू मार्च ऑन रोम। उसके बाद जो उनकी आर्मी है वो रोम की तरफ मार्च करने लगती है और इस तरीके से रोम के सभी लोग घबरा जाते हैं। रोम्स आर्मीज आर हेल्पलेस टू स्टॉप द एडवांस। और रोम की जो आर्मी है वो भी हेल्पलेस हो जाती है, वो उन्हें रोक नहीं पाती। और उसके बाद फिर ओफिडियस और कोरियोलानस शहर के बाहर अपना कैंप लगा लेते हैं और किसी भी सही मौके पर वो लोग हमला करने ही वाले थे। इसके बाद फिर कोरियोलानस के दो दोस्त आते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज तुम मान जाओ और हमारे ऊपर हमला मत करो, लेकिन कोरियोलानस उनकी बात नहीं मानता। फाइनली जब उसकी माँ वोलमनिया वहां आती है तब ही वो उसकी बात मानता है और रेलेंट करता है यानी मान जाता है। और उसके बाद फिर जो रोमन्स हैं वो वोल्यूमिया को शहर की बचाने वाली ऐसा करार देते हैं, सेवियर कहते हैं इसीलिए, क्योंकि वोल्यूमिया के जरिए ही कोरियोलानस रुका था और उसने शहर पर हमला नहीं किया था। इसके बाद कोरियोलानस और वोल्सियंस जो हैं वो एंटियम शहर वापस लौट जाते हैं, जहाँ पे एंटियम के जो लोग हैं वो कोरियोलानस को एक हीरो का दर्जा देते हैं। लेकिन ओफिडियस को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कहता है कि कैसे इस कोरियोलानस की वजह से ही आज हम रोम पर कब्जा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसने लास्ट मोमेंट पे रोम पर कब्जा करने से मना कर दिया, इसलिए इसने ट्रेचरी की है, हमें धोखा दिया है। और फिर एक आर्ग्यूमेंट होने लगता है और तभी ओफिडियस के आदमी कोरियोलानस पर हमला करके उसे मार देते हैं और इसी तरीके से कोरियोलानस का फाइनली अंत हो जाता है। अब चलिए हम लोग इस प्ले के एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अगर हम लोग इस ट्रेजेडी की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस नहीं है। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट प्लेस। तो ये
इसे हम शेक्सपियर के ग्रेट प्लेस में शामिल नहीं कर सकते और ना ही इतनी ज़्यादा पॉपुलर ट्रेजेडी है क्योंकि इसमें डेप्थ नहीं है। और दो स्ट्रक्चरली साउंड, इसका स्ट्रक्चर तो ठीक है लेकिन कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा कोई खूबियां नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल नहीं है कैरेक्टर्स जैसे कि शेक्सपियर के बाकी के प्लेज में हमें देखने को मिलता है। इट लैक्स बोथ द ग्रेट पोएटिक स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी टू सरप्राइज दैट द बेस्ट ऑफ द ट्रेजेडीज पोजेस। तो जैसे कि शेक्सपियर की बाकी की ट्रेजेडीज एकदम सरप्राइज कर देती हैं, वो सरप्राइज का एलिमेंट इस ट्रेजेडी में नहीं है या कम है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इस ट्रेजेडी में जो हीरो है वो एक स्टबर्न सोल्जर है, बहुत ही जिद्दी सोल्जर है, जिसकी खुद की प्राइड, जिसका खुद का घमंड और कॉम्प्रोमाइज ना करने की जो एबिलिटी है, उसी की वजह से उसकी डाउनफॉल होती है। तो वो पेट्रिशियन क्लास से बिलोंग करता है, वो एक अमीर ज़्यादा है, अमीर इंसान है। और जब वो लड़ाई में अपनी प्रोवेस दिखाता है, लड़ाई में जब वो जीत कर आता है तो उससे वो आम जनता का हीरो बन जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कॉमन टच नहीं है। आम लोगों से कैसे मिला जाता है या कैसे आम लोगों के साथ रहते हैं, ये उसे बिल्कुल भी नहीं आता। और ये जो कहानी है वो तभी हमें बताई जा रही है जब रोम का ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक। तो रोम में राजा का राज्य था, लेकिन उस लास्ट राजा टार्किन को निकाल दिया गया था और उसमें कोरियोलानस का बहुत बड़ा हाथ था। और अब राजा को हटाकर वहां पर रिपब्लिक यानी कि चुनाव करके, इलेक्शंस को करके अब गवर्नमेंट को वो लोग चूज करने वाले थे। तो ये सब चीजों में कोरियोलानस का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन फिर भी वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि अब उसे आम लोगों के लेवल पर आना होगा। तो वो एक ऐसा हीरो है जो दो दुनिया के बीच फंस चुका है। वो एक किंगली फिगर है, वो एक अमीर खानदान में बॉर्न हुआ है जिसका काम ही है लोगों को कमांड देना। लेकिन अब वो एक ऐसे माहौल में जी रहा है जहां पर रिपब्लिकन पॉलिटिकल रियलिटी है, वो यानी कि जो पूरा उसका शहर है वहां पर एक रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गई है, यानी कि वो लोग इलेक्शन के द्वारा गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों एक विरोधी जो चीजें हैं उनके बीच कोरियोलानस फंस चुका था और इसी वजह से वो आखिरकार मारा जाता है। तो उसका जो नसीब है एग्जाइल का कि उसे देश निकाला मिलता है, उसे निकाल दिया जाता है, ये उसके लिए उसका नसीब था, क्योंकि वो अपनी नई पॉलिटिकल लाइफ में नहीं टिक पा रहा था। ही ट्रूली हैज नो प्लेस इन हिज न्यू पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सिटी। सो आई होप आपको इस प्ले की समरी और एनालिसिस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।